अध्याय 62। उत्तरी मीनार वह जगह थी जहां मिल्टियाडीज का पालन पोषण हुआ था। ये खंडहर हो गया था, इसलिए अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मुझे पता था कि मिल्टियाडीज अभी भी यहाँ आता था जब वो खुद को दूसरों से अलग करना चाहता था। मीनार ऊंची थी, लेकिन एनोक की मदद से उस पर चढ़ना आसान था। पापा, जैसे ही मैंने अपने पसंदीदा चरित्र को देखा, मैं उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ी। मिल्टियाडीज के चेहरे पर एक जटिल भाव था जब उसने हम दोनों को देखा, लेकिन उसने एनोक को हमारे लिए छोड़ने का इशारा किया। क्या तुम्हारे सोने का समय नहीं हुआ? उसने पूछा। मैंने भूतों के सपने देखे, यहाँ तक कि तुम एक संत होने के बावजूद। मेरे पास कोई अच्छा जवाब नहीं था, इसलिए मैंने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ था? मुझे नहीं लगता कि किसी को पता था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, याद है? मुझे हमेशा पता होता है कि तुम कहाँ हो। मैंने जो कहा उसके बावजूद इस बार मैं बस भाग्यशाली थी। चारों ओर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि कमरा मेरी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। इसने मुझे कुछ हद तक रपेंजिल की याद दिला दी। क्या मिल्टियाडीज अभी भी मीनार में फंसा राजकुमार था? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। अतीत के बारे में सोच रहा था, मिल्टियाडीज ने कहा जब वो खिड़की के किनारे पर बैठा था। मैं उसके बगल में चली गई और ये देखने के लिए खिड़की से बाहर झुकी कि मीनार कितनी ऊंची थी। लेकिन मिल्टियाडीज ने जल्दी से मेरी कमर पकड़ ली, चेतावनी दी, तुम गिर जाओगी। लेकिन तुम यहाँ हो। नीचे से मीनार उतनी ऊंची नहीं लगी थी क्योंकि मुझे ऊंची इमारतों की आदत थी, लेकिन अब जब मैं मीनार में ऊपर थी तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी सोच से कहीं अधिक ऊंचा था। हालांकि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता था, फिर भी ये मेरी पसंद से बहुत ऊंचा था। जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा था कि अगर मैं गिर गया तो मैं भागने में सक्षम हो जाऊंगा। मिल्टियाडीज ने नीचे देखते हुए शांत भाव से टिप्पणी की। क्या तुमने कोशिश की? मिल्टियाडीज ने सिर हिलाया और कहा, मैं मरा नहीं। जब उसने मेरे चेहरे पर चौंका हुआ भाव देखा तो वो हंसा और मेरे माथे पर एक हल्की थपकी दी। ये ठीक है, ये बहुत पहले हुआ था। लेकिन मैं ठीक नहीं थी। मैंने सवाल मजाक में पूछा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में भागने की कोशिश की होगी। मिल्टियाडीज मुख्य चरित्र नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसने बचपन में क्या सहा। दुख की एक लहर मुझ पर छा गई। हमारे बीच का माहौल गंभीर था और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने तनाव कम नहीं किया तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ होगा। विषय बदलने की पूरी कोशिश करते हुए मैंने पूछा, तुम क्या पी रहे हो? शराब। मैंने उसके कप से एक घूंट लिया और तुरंत पछतावा हुआ। मेरे पास एक बच्चे की स्वाद कलिकाएं थीं, इसलिए ये बहुत खराब स्वाद वाला था और मुझे उल्टी आ गई। ये घिनौना है, मैं बड़बड़ाई। मेरे घृणित भाव ने मिल्टियाडीज को हंसी से भर दिया। उसे अपनी एकमात्र बेटी को दर्द में देखकर मजा आ रहा था। तुम पीने के लिए बहुत छोटी हो, उसने चिढ़ाया। तो मुझे कुछ और चाहिए। कुछ और? मुझे भी एक पेय चाहिए। मेरा मन अपने पसंदीदा चरित्र के साथ एक पेय साझा करने का था। मिल्टियाडीज मुस्कुराया और उसने एक रस्सी खींची। क्या हमारे साथ कोई और था? मेरे सवाल का जवाब देने के लिए एक देखभाल करता शराब, दूध या जूस के विकल्प के साथ दिखाई दिया। मैंने दूध देखकर अपना सिर झुकाया और जूस के लिए हाथ बढ़ाया। जब मैंने घोषणा की कि मैं दूध पीने के लिए बहुत बड़ी हो गई हूँ तो मिल्टियाडीज और देखभाल करता हंसी से लोटपोट हो गए। इतना मज़ेदार क्या था? मैं बस ईमानदार थी। मैं भी वहाँ बैठना चाहती हूँ, मैंने मिल्टियाडीज के बगल में जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे लिए उसके साथ खिड़की के किनारे पर बैठने के लिए बहुत जगह थी। यह खतरनाक है, लेकिन तुम मेरे साथ हो, मैंने जोर देकर कहा। आखिरकार मिल्टियाडीज ने मुझे अपने बगल में बैठाया और पूरे महल का अद्भुत दृश्य देखकर मेरी सांस रुक गई, जो हेलसारोज की दीवारों से भी आगे तक फैला हुआ था। हम इतनी ऊंचाई पर थे और दृश्य और भी प्रभावशाली लग रहा था क्योंकि महल और शहर उत्सव में जगमगा रहे थे। वाह, कितना सुंदर दृश्य है! क्या तुम ये सब अपने पास रख रहे थे? जवाब देने के बजाय मिल्टियाडीज मुस्कुराया और अपने कप से एक घूंट लिया। नहीं, रुको, तुम्हें मेरे साथ टोस्ट करना होगा। उसके अकेले पीने का कोई कारण नहीं था। मैंने अपना जूस का गिलास उठाया और उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखा जब तक कि मिल्टियाडीज ने अपना गिलास मेरे गिलास तक नहीं झुकाया। जब हमारे गिलास टकराए तो मैं चिल्लाई, चीयर्स! आखिरकार किसी के साथ चीयर्स कहना अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं है कि मिल्टियाडीज को ये मज़ेदार क्यों लगा, लेकिन वो फिर से हंसा। अचानक आकाश में एक चमक दिखाई दी, जिसके बाद एक धमाका हुआ। आकाश में आतिशबाजी फूट रही थी और मैं एक धुंध में सुंदर दृश्य को देख रही थी।
पिछली बार मैंने आतिशबाजी कब देखी थी? मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आतिशबाजी देखने का एकमात्र समय उत्सव के दौरान ही होता है। ये सुंदर है, मैंने फुसफुसाया। मुझे किसी के घूरने का एहसास हुआ और मैं मुड़ी तो मुझे सुनहरी आंखों की एक जोड़ी मिली जो चमकते सितारों के समान थी। मैं मुस्कुराई और स्नेह से पुकारा, पापा। हाँ, मैंने चुपचाप प्रार्थना की कि मिल्टियाडीज के पास दुखद यादों की तुलना में अधिक कीमती यादें हों, कि उसके आगे बेहतर दिन हो, और मुझे उम्मीद थी कि आज का दिन उसके लिए खुशी का दिन होगा। बस यही मैं चाहती थी। उत्सव के बाद की सफाई वयस्कों पर छोड़कर मैंने अपना ध्यान अगले क्रम की वस्तु पर केंद्रित किया। हेलेन का सुंदर चेहरा जादुई उपकरण के माध्यम से दिखाई देने में देर नहीं लगी। अध्यक्ष महोदया, आपसे बात किए हुए काफी समय हो गया है। जैसा कि आप जानती हैं, मैं पापा के साथ खेलने में व्यस्त थी। मेरी बधाई पर हेलेन हंसी और जल्दी से अपनी रिपोर्ट में जुट गई। मूल रूप से यह अचेलियोस का काम था, लेकिन वो स्थापना समारोह में व्यस्त था, इसलिए मैं सीधे उसकी रिपोर्ट सुन रही थी। मैंने हेस्कल्स टॉवर में बदलाव पूरा कर लिया है। वित्तीय विवरणों की जांच करने पर हम मेरी अपेक्षा से भी बदतर स्थिति में हैं। अभी भी कई विवरणों को छानना बाकी है, लेकिन मैं अभी इस पर काम कर रही हूँ। तुम कड़ी मेहनत कर रही हो, हेलेन। मुझे नहीं लगता था कि वे अपने वित्तीय विवरणों का ध्यान रख रहे थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ये गड़बड़ होगा। ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन क्या आप इससे ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे पता था कि स्थिति कितनी खराब थी जब मैंने इसे खरीदा था। हेस्कल्स टॉवर का पतन उपन्यास में एक बड़ी घटना थी। कई ग्राहकों ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी, अर्थव्यवस्था डूब गई और बहुत कम लोग इस घटना से उबर पाए। इसीलिए मैंने टॉवर खरीदने की योजना बनाई, भले ही हमने इसके लिए अधिक भुगतान किया हो। वैसे भी ये ठीक है, क्योंकि अचेलियोस अमीर है, लेकिन अगर ये जारी रहा तो हम असफल हो जाएंगे, हेलेन ने हिचकिचाते हुए कहा। ओ हेलेन, क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में लेती हो जो इतनी आसानी से असफल हो जाएगा? मैं पूंजीवादी पीढ़ी की उपज थी। पूंजीवाद से पैदा हुआ एक राक्षस इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जैसे लोगों को पता था कि रियल एस्टेट और बिटकॉइन में निवेश कैसे करना है, मुझे पता था कि इस दुनिया में अपने निवेश कहाँ रखने हैं। रेस्तरां कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, ग्राहक वर्ग में कुलीन और बुर्जुआ शामिल हैं और ये काफी अच्छा चल रहा है। शानदार। कुलीन लोग उस चीज की ओर आकर्षित होते थे जो विशेष होती थी और उन्हें अपनी स्थिति और धन का प्रदर्शन करने की अनुमति देती थी। इसलिए मैंने उनके लिए एकदम सही मंच तैयार किया, स्टाररी नाइट रेस्तरां। मैंने इसे अंतिम हॉटस्पॉट गंतव्य बनाने का इरादा किया था। यह रेस्तरां मेरे लिए गुलामों का उपयोग करने का भी सही अवसर था। जब मिल्टियाडीज सभी गुलामों को मारना चाहता था तो मैं लगभग बेहोश हो गई थी। कुछ समझाने के बाद उसने उन्हें मेरी बजाय मुझे सौंप दिया। अगला मुश्किल हिस्सा ये पता लगाना था कि उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि गुलामों को कुलीनता और शूरवीरों के साथ व्यवहार करने में असहजता होगी। आखिरकार मैंने गुलामों को स्वाद परीक्षक के रूप में काम पर रखने का फैसला किया। प्रत्येक व्यक्ति को 2 व्यंजन चखने की आवश्यकता थी, जिसके बाद उन्हें कम से कम 10 कुलीनों के साथ अपने विचार साझा करने की आवश्यकता थी। यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उन्हें उनकी स्वतंत्रता मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समीक्षा सकारात्मक थी या नहीं। कुलीनों की रुचि को आकर्षित करना अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन राजकुमारी, अगर आप कुलीनों को लक्षित करने जा रही थीं, तो क्या गुलामों को रेस्तरां की प्रशंसा करना बेहतर नहीं होगा? ओह भोली हेलेन, अत्यधिक हेरफेर केवल विरोध को बढ़ावा देता है। झूठी प्रशंसा अल्पकालिक थी और केवल इतनी दूर तक जाएगी। कुलीनों को बार बार आने वाले संरक्षक के रूप में आकर्षित करना अधिक महत्वपूर्ण था। क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी मैं तलाश कर रही थी? मैंने पूछा। हाँ, मैं 4 में से 3 को स्काउट करने में सक्षम थी। केवल 3? शेफ ब्रैडली को राजी करना मुश्किल है। वो आदमी? हाँ, वो मुश्किल है। मैंने सिर हिलाया। शेफ ब्रैडली सेवानिवृत्त होने से पहले महल के रसोई घरों का नेतृत्व करते थे, इसलिए मुझे पता था कि वो काफी अभिमानी थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आसानी से झुक जाएंगे, लेकिन मैं चिंतित नहीं थी क्योंकि मेरे पास अभी भी एक इक्का था। ठीक है, तो चलो मेरे गुप्त हथियार का उपयोग करते हैं। गुप्त हथियार? मैं जो कहने जा रही हूँ उसे लिख लो। तुम्हें 75 सीसी मेयोनेज, 7 सीसी होल ग्रेन सरसों की आवश्यकता है। हेलेन ने जल्दी से वो नुस्खा लिखा जो मैंने उसे बताया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उलझन में था। मैंने सब कुछ लिख लिया है, लेकिन ये नुस्खा किसके लिए है? जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा गुप्त हथियार है। इसे शेफ को दे दो। और क्या? बस इतना ही। बस उसे नुस्खा दे दो।
जब हेलेन को एहसास हुआ कि मैं बिना किसी मांग के उसे नुस्खा दे रही हूं तो उसने एक चेहरा बनाया। ये ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करो, मैंने उसे आश्वस्त किया। बेशक, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है। उसने अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ कॉल समाप्त कर दिया। मुझ पर उसका विश्वास इतना अटूट था कि अगर मैंने उससे कहा तो वो किसी जानवर के सींग भी उखाड़ देगी। जब हमने अगली बार बात की तो हेलेन ने बताया कि नुस्खा मिलने के 2 दिन बाद शेफ ब्रैडली उसकी तलाश में आए थे। जाहिर तौर पर वो काफी हताश दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे नुस्खा कहाँ से मिला, क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि ये मुझे आपसे मिला है? हेलेन ने पूछा। उसने चारा ले लिया। मैं मुस्कराई। लेकिन तुम्हारे सवाल के जवाब में नहीं, अगर तुम उसे तुरंत सच बता दोगी तो मज़ा नहीं आएगा। ब्रैडली जैसे शेफ के लिए मुझे पता था कि वो ये जानने के लिए हर संभव कोशिश करेगा कि हेलेन को वो नुस्खा कैसे मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था, और मुझे अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसे बताओ कि अगर वो हमारे रेस्तरां में काम करता है तो वो नए व्यंजन सीख पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि अनुबंध में कौन सी शर्तें जोड़नी हैं। जीवन अनुबंध? हेलेन ने आह भरी। लेकिन राजकुमारी, क्या ये घोटाला सिर्फ उसे ये नुस्खा देकर काम करेगा? किसने कहा कि ये एक घोटाला है? ये एक असली नुस्खा है। मैंने विरोध किया। अपने पिछले जीवन में मैं 5 साल तक अकेली रही, जिसके दौरान मैंने अपने प्रदर्शनों की सूची में कई व्यंजन जमा किए। खाना बनाना मेरा शौक था। अगर तुम इतनी जानकार हो तो क्या हम किसी दूसरे शेफ का उपयोग नहीं कर सकते? नहीं, ये वही होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि तुम शेफ ब्रैडली पर इतनी अड़ी क्यों हो। हेलेन आमतौर पर प्रवाह के साथ चलती थी, लेकिन इस बार वो मेरे कारणों का पता लगाने के लिए काफी अड़ी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास उसे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मसालेदार चावल के केक खाना चाहती हूँ। चावल के केक बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मैंने स्वीकार किया। मुझे कुछ खाए हुए इतना समय हो गया था कि मैं सिर्फ इसके बारे में सोचकर भावुक हो रही थी। कहानी जारी रहेगी।